Hello guys, this is your esteemed educator नेम अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग गाउस लॉ पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ले रखी हैं गाउस लॉ पे। गाउस लॉ पे जो क्वेश्चंस थे उन पे अभी तक कोई वीडियो नहीं आया था। अभी तक थ्योरी पे पहला और दूसरा वीडियो आया था। उम्मीद है आपने पहला और दूसरा वीडियो देखा होगा। अगर पहला और दूसरा वीडियो देखा है तो आज ये क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप जाके पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए बी एंड सी। यहां पर मैंने दो स्फीयर ले रखे हैं, सॉलिड स्फीयर। पहले स्फीयर की जो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है, और दूसरे स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 2 रो है। और यहां पर हमें 3 पॉइंट की पोजीशन अलग अलग गिवन है। पहला ए पॉइंट यहां पर है, दूसरा बी पॉइंट इस साइड है और सी पॉइंट इस साइड है। मैंने उनको रेड कलर से उनको दिखाया हुआ है इनकी पोजीशंस को। ए पॉइंट की जो पोजीशन है वो पहले स्फीयर से r/2 दूरी पर, जबकि दूसरे स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3r/2, क्योंकि ये r और r/2 तो 3r/2 हो जाएगी दूसरे स्फीयर के सेंटर से पॉइंट ए की डिस्टेंस। अगर हम लोग मान लेते हैं पहले स्फीयर पे चार्ज जो है Q1 है, तो आप जैसा कि जानते हैं रो इंटू वी फॉर्मूला होता है चार्ज का। आप लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर पढ़ी हो मेरे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में मैंने बताई थी, जब चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू Q/V। तो इस प्रकार Q हमारा आंसर आ जाएगा रो इंटू वी। स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। दोनों की रेडियस r है, तो दोनों चार्जेस, दोनों स्फीयर्स पर चार्ज हमने लेट कर लिए Q1 और Q2। Q1 पर रो डेंसिटी है तो रो इंटू 4/3πr³ हो जाएगा, जबकि Q2 हमारा आ जाएगा 2 रो 4/3πr³, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर से इस साइड होगी, इसके सेंटर से इस साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हम लोग लेट अस अज्यूम E1 बोल देते हैं, E1। और इस स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2, और वो होगी E2 कुछ इस साइड, E2 कुछ इस साइड होगी, लेफ्ट साइड। तो आइए देखते हैं E1 और E2 में नेट कौन ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे चार्ज को लेट किया हुआ था, Q1 चार्ज एट फर्स्ट स्फीयर, Q2 चार्ज एट सेकंड स्फीयर, दोनों की वैल्यूज लिख दी थी। और EA हमने निकाला, E1 माइनस E2 आया। यहाँ पर मैंने एक रफली डायग्राम भी बनाया हुआ था। एक ये स्फीयर है, दूसरा स्फीयर ये है, ये दूसरे स्फीयर का सेंटर है, ये पहले स्फीयर का सेंटर है, दोनों की रेडियस r है। ए जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, और इससे इसकी डिस्टेंस r/2 है, जबकि इस स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस 3r/2 है। तो ओवरऑल आपको डिस्टेंस पता चल गई। अब आप यहाँ पर डिस्टेंस r/2 और 3r/2 रख सकते हैं। 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q2 हमारा दूसरे स्फीयर पर चार्ज था और Q1 हमारा पहले स्फीयर पर चार्ज था। ओके, नाउ r/2 और 3r/2 कहां से आया ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। ए पॉइंट की अलग अलग स्फीयर से इनकी डिस्टेंस है। E1 बड़ा है, E1 माइनस E2 कर दिया, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया -28 रो r अपॉन 27 एप्सिलॉन नॉट। आइए बात करते हैं बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हमें फिगर फिर से देखना होगा। बी पॉइंट हमारा कहाँ है, जैसा कि आप देख सकते हैं बी पॉइंट हमारा ये है। तो इस स्फीयर से के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है आप देख सकते हैं, r r r, यानी कि 3r। इस स्फीयर पहले स्फीयर के सेंटर से पॉइंट बी की डिस्टेंस है 3r, और दूसरे स्फीयर के सेंटर से पॉइंट बी की डिस्टेंस है ओनली r। तो डिस्टेंस जैसे आपको पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी। इस स्फीयर के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी जाएगी। मान लेते हैं दूसरे स्फीयर की वजह से है तो इसको E2 बोल देते हैं, E2, ये E2 आ गई दूसरे स्फीयर की वजह से E2, और ये जो पहला स्फीयर है इसकी वजह से आएगी इसी डायरेक्शन में, और इसको बोल दिया
E1, ओके, ये E1 आएगी। तो E1 प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पर हम लोगों ने देखी, एक ही डायरेक्शन में आ रही तो उनको ऐड कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस पहले वाले स्फीयर से 3r आ रही थी और दूसरे वाले स्फीयर से r आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे इनकी डिस्टेंस रख दी। Q1 Q2 आप चार्जेस की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं सी पॉइंट पर। तो आप सी पॉइंट पर भी देख सकते हैं सिमिलरली जैसे बी पॉइंट पर देखा था वैसे सी पॉइंट पर देख सकते हैं। पहले स्फीयर के सेंटर से, ये हमारा सी पॉइंट है, पहले स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी r r r एंड अगेन ये r, ये पूरा 4r हो जाएगी। और दूसरे स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2r। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो ये हो जाएगी E2 दूसरे स्फीयर के सेंटर से E2 और प्लस E1 हो जाएगी पहले स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ये आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लग रहा था और इसको आप कर सकने में समर्थ होंगे। ओके, एक और फॉर्मूला देखते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इन केस ऑफ थिक स्फेरिकल सेल। थिक स्फेरिकल सेल क्या होता है? जैसे कि अगर कोई रबर की बॉल है, टेनिस बॉल है, उसको हम कट कर दें तो ये इतनी मोटी मोटी ऐसे टेनिस की बॉल हमको दिखती है, उसकी ये जो थिकनेस होती है, लेकिन ये अंदर खोखली होती है। तो ये जो इसकी थिकनेस है इसको हमने कट कर दिया है और ये इसका टॉप व्यू है। अगर आप इसका साइड व्यू देखना चाहें तो ये टेनिस की बॉल कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसे करके ऐसे, और ये कुछ ऐसी उसकी थिकनेस होगी ऐसे करके। ये हमने इसका साइड व्यू बनाया हुआ है, साइड व्यू। आप इसको साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, साइड व्यू है इसका। और ये इसका टॉप व्यू है, आप टॉप से देखेंगे तो बीच में आपको गड्ढा गड्ढा दिखेगा, इसकी कुछ थिकनेस दिखेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पर पता करनी है। ए पॉइंट हमारा इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पर है और इसकी जो इनर स्फीयर है या इनर सर्कल है उसकी रेडियस कैपिटल R, और आउटर जो सर्कल है या आउटर जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो 2r है। और इसके खुद के सेंटर से जो ए पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है उसकी डिस्टेंस 4r है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें कहीं पर भी पता करनी है, गाउस लॉ की हेल्प लेनी है, तो हमें एक गाउसियन सरफेस लेट करना होता है और गाउसियन सरफेस पर वो पॉइंट लाई करना चाहिए। तो ए से पास करता हुआ हमने एक गाउसियन सरफेस बना लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं डॉटेड डॉटेड मैंने गाउसियन सरफेस बनाया हुआ है। और इसके सेंटर से इस ए पॉइंट को मिलाते हुए एक अगर स्मॉल फ्रेगमेंट हम कट कर लें, जैसा कि आप ये देख सकते हैं मैंने रेड कलर का स्मॉल फ्रेगमेंट कट किया हुआ है, तो इसके सेंटर से इसको मिलाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसी के अलोंग जाएगी और एरिया वेक्टर भी इस रेड कलर के फ्रेगमेंट का इसी के अलोंग होगा, यानी ई और डी ए वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो ई डी ए जैसे हम लोग नहीं गाउस लॉ का ये स्टेटमेंट था, फॉर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ई डॉट डी ए कॉस 0 कर देंगे क्योंकि इनके बीच के दोनों के ही एंगल आप देख सकते हैं, ये देखिए 0 आ रहे हैं। और इस की जो इस स्फीयर की जो डिस्टेंस है, ये जो गाउसियन सरफेस है उस स्फीयर की बात कर रहे हैं, इस वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो यहां से यहां तक 4r है, तो 4 पाई r स्क्वायर की जगह पर 4r स्क्वायर रख देंगे क्योंकि हम लोगों को इस डॉटेड स्फीयर का एरिया रखना है। सरफेस एरिया ऑफ एनी स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। r हमारा आज रेडियस 4r है तो यहां 4r स्क्वायर रख दिया, 4r का होल स्क्वायर। और q इन अगर हमें पता करना है तो आप देख सकते हैं जो येलो येलो पार्ट है उसी पर केवल चार्ज होगा, खोखले पार्ट पर तो चार्ज है नहीं। तो जो येलो पोर्शन है जिस पर चार्ज है उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, रो इंटू v1 माइनस v2। तो जैसा कि आप जानते हैं येलो पर कितना चार्ज होगा q1, अगर हमें निकालना है तो हम लोग निकालेंगे रो v1 माइनस v2, v1 माइनस v2। और ये v1 और v2 ये क्या है, v1 हमारा है बड़े वाले सर्कल या बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम और v2 है छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम।
बड़े वाले स्फीयर की जो रेडियस है 2r है, छोटे वाले स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है। और आप जानते हैं वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो यहां पे हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा और यहाँ पे 4/3 पाई 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब रख दिया। और ये हमारा चार्ज आ गया कि इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। मैंने येलो पोर्शन से चार्ज को दिखाया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। आइए इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। ये पहला मेथड तो हो गया, सेकंड मेथड काफी यूजफुल है। उम्मीद है आपको सेकंड मेथड अगर समझ में आ गया तो आप इसी से आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इतना पहले भी फिगर गिवन था, ये इसी पर येलो कलर का चार्ज था और ये हमारी स्फेरिकल थिन स्फेरिकल सेल थे, थिक स्फेरिकल सेल थी, सॉरी। थिक स्फेरिकल सेल का मतलब होता है जो इसकी वॉल्स है वो थिक है, हमें दिख रही है, मेजरेबल है। और थिन अगर होता तो इसकी जो थिकनेस है वो काफी कम होती। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं थिकनेस 2r माइनस r यानी कि कैपिटल R की थिकनेस ही है, केवल अच्छी खासी थिकनेस है। तो यहां पर अगर हमें 4r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पर एक यहां पर एक पॉइंट A गिवन हो और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो, तो कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम लोग एक मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड। मान लेते हैं ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये पूरा 2r स्फीयर पर फैला होता पहले, जैसे कि ये है। ये पूरा फिगर दो टुकड़ों से हम बना हुआ मान सकते हैं। पहला एक टुकड़ा ये है और दूसरा टुकड़ा होगा इसका, यानी इन दोनों का अगर हम क्लब कर दें तो हमें ये ऐसा कुछ मिल जाएगी शेप। इसकी जो कैविटी है, जो व्हाइट कलर का पोर्शन मैंने दिखाया हुआ है कैपिटल R रेडियस का स्फीयर, उसका हम लोग, क्योंकि कैविटी है तो इस पर जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो माइनस रो माननी पड़ेगी, उसकी जस्ट उल्टी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कैविटी है, चार्ज इस पर नहीं है, तो यहां पर माइनस मानेंगे हम लोग। ये आपको रूल याद रखना होगा, जहां पर कैविटी होती है उस पर माइनस रो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो मान लेंगे। और इसके उल्टी जहां पर चार्ज होगा वहां पर होगी जस्ट रिवर्स, यानी कि रो। और ये येलो कलर के पोर्शन पूरा 2r रेडियस का हम मान लेते हैं कि ये पहले था और इस पे इतनी कैविटी जो थी वो उसकी रेडियस कैपिटल R है और माइनस रो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से भी, इसके स्फीयर से भी, इस स्फीयर से भी a डिस्टेंस पर हमें पोजीशन है, वो भी 4r डिस्टेंस पे है। और इन दोनों का ही स्फीयर का जो सेंटर था वो सेम था, कॉन्सेंट्रिक थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों का ही सेंटर, तो दोनों से ही a डिस्टेंस, a पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो इन दोनों का इंडिविजुअली हम लोग निकालते हैं। तो जैसे इस स्फीयर और इस स्फीयर का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी k(q1/4r²) और इस पे आएगी k - q2/4r²। माइनस q2 क्यों आएगी? क्योंकि ये माइनस रो की वजह से है और ये रो की वजह से है, और ये कैविटी इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगाया हुआ है। और q1 आप जानते हैं 4/3 रो 4/3 पाई 2r का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्योंकि इस वाले स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है और जो इसका रो है वो माइनस टाइम्स है। यहां पर चाहे तो आप इसको प्लस कर सकते हैं और यहां पर इसकी वैल्यू माइनस मानी हुई है तो यहां माइनस लगा देंगे, लेकिन आप इसको माइनस ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली जब इसको आप क्लब करेंगे तो जो कॉमन पोर्शन उसको कॉमन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके हम लोगों ने दो मेथड देखे। पहला मेथड था ये सेकंड मेथड था ये जिसपे हम लोगों ने रो माना पूरे येलो वाले पोर्शन का और इस पे कैविटी मान ली माइनस रो की, उससे सॉल्व किया। और पहले वाले मेथड में तो हम लोगों ने सिमेट्री की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया था, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस बनी थी उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग ए पॉइंट पिक कर लेते, जैसे कि सपोज करिए यहां पर हमने मान लिया, तो इसके इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस भी क्या है? सेम 4r है। सपोज करिए अगर यहां पे हम स्मॉल फ्रेगमेंट कट कर लेते, इस जगह ऐसे स्मॉल फ्रेगमेंट कट कर लेते, तो इसके इस पॉइंट से भी इसकी डिस्टेंस 4r ही है।
तो यहां पर हमको सिमेट्री का फायदा मिल रहा है और हम लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से लगा सकते थे। लेकिन ये वैलिड बहुत कम क्वेश्चंस में ही होता है, तो हमें ये सेकंड वाला मेथड है ये ज्यादा यूजफुल है, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैविटी। यहां पर आप देख सकते हैं ये कैविटी बनाई हुई है जिसका सेंटर O0 है या O' है, और जो मैंने येलो कलर का स्फीयर बना रखा है, सॉलिड स्फीयर, उस पर ये येलो कलर का जो मैंने पोर्शन दिखा रखा है वो चार्ज को दिखा रहा है। इस पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है पूरा यूनिफॉर्मली, ऐसे ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है। येलो कलर पॉजिटिव चार्ज को दिखा रहा है, जो कैविटी है वो चार्ज उस पर नहीं लाई करता है। तो क्यों ना इसको सेकंड मेथड से कर लें, क्योंकि अगर फर्स्ट मेथड से करने चलेंगे तो यहां पर किसी भी, अगर हम यहां पे स्मॉल फ्रेगमेंट कट भी करते हैं, सपोज करिए हम लोगों ने यहां स्मॉल फ्रेगमेंट कट भी किए, तो इनसे इनकी डिस्टेंस हर बार वेरी करेगी। जैसे कि मान लीजिए यहां पे मैंने स्मॉल फ्रेगमेंट कट किया और इसकी डिस्टेंस इसके स्मॉल फ्रेगमेंट से निकाली, तो ये डिस्टेंस कुछ अलग है। यहां पे स्मॉल फ्रेगमेंट कट किया तो ये डिस्टेंस कुछ अलग है। यहां पे कट किया स्मॉल फ्रेगमेंट तो ये डिस्टेंस हमारी कुछ अलग है। डिस्टेंसेस अलग अलग होने की वजह से हम लोग गॉसियन सरफेस चाह के भी नहीं बना सकते। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें इनसाइड द कैविटी पता करनी है, और इनसाइड द कैविटी हमने एक पॉइंट P ले रखा है, और P पॉइंट पर सपोज करिए हमने गॉसियन सरफेस ऐसी बना भी दी, तो इस गॉसियन सरफेस पर अगर हम स्मॉल फ्रेगमेंट कट भी कर लेंगे, लाइक यहां पे और यहां पे हम जितने भी गॉसियन सरफेस पे छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स कट करेंगे, उन सब की इस O से डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते हैं। अब मेथड सेकंड की बारी आती है। सेकंड मेथड हम लोग क्या करते थे, इसको दो अलग अलग उसमें बांट लेते थे, रो और माइनस रो करके ऐसे से, और उसके बाद इसको सॉल्व करते थे। तो आइए देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग इसको इक्विवेलेंट मान लेते थे दो अलग अलग शेप में। और इक्विवेलेंट मानने का कॉन्सेप्ट ये था कि इसको मान लेते थे रो और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मान लेते थे माइनस टाइम्स रो, और इसकी वजह से जो फॉर्मूला आता था वो हमारा होता था कुछ रो ओपी वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट। याद करिए सॉलिड स्फीयर की वजह से इनसाइड पॉइंट पर हम लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी 3r वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको केस याद हो, 3r वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती थी। r वेक्टर होता क्या था, वो सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, वहां पर हम लोग एक ऐसे गॉसियन सरफेस बना लेते थे, याद करिए। और ये येलो कलर के, अगर ये पूरा सॉलिड स्फीयर होता है येलो कलर का, तो येलो कलर के सॉलिड स्फीयर पर हमारी P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी होती और ये कैविटी ना होती, पूरा पूरा ये भी येलो होता, तो हम लोग P से जो पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस मान लेते और यहां पे फॉर्मूला बनाते रो ओपी वेक्टर, O से P की ओर जाता हुआ एक वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया येलो कलर का। हम लोग बात करते हैं कैविटी की, तो कैविटी पे क्या होगा, कैविटी पर पता करते हैं। ये तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ओपी वेक्टर ऐसे कुछ बना रखा है। अब अगर पूरा हम इस पे कंसंट्रेट करें कैविटी पर, तो कैविटी के सेंटर से इस O पॉइंट की ओर यानी P पॉइंट की ओर, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी होती P पॉइंट पर, तो हम लोग P पॉइंट से पास करता हुआ एक ऐसे कोई गॉसियन सरफेस मान लेते और O से P पॉइंट की ओर एक वेक्टर बना देते और इसको लिखते माइनस रो O डैश P वेक्टर 3 एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि आप जानते हैं रो 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और ये OP वेक्टर माइनस O डैश P वेक्टर आ गया। आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा हो गया कि माइनस O डैश P वेक्टर को हम लोग प्लस का PO वेक्टर लिख सकते हैं, यानी कि अगर कोई वेक्टर R है तो हम लोग अगर उसकी डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो माइनस R वेक्टर लगा सकते हैं। यानी कि अगर कोई वेक्टर R है ऐसा डायरेक्शन में, माइनस R लिखना है तो उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर मैं आपको यही चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर हमारा
ये ओ से पी की ओर ओ डैश पी ये जो डायरेक्शन है, अगर हम इसको पी ओ डैश लिखें तो इसकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसी, जैसा कि मैंने यहां नीचे दिखाया हुआ है। ये ओ से पी की ओर आई और ये ओ से पी की ओर आई और ये आई पी से ओ डैश की ओर, जो कि चेंज हो गया। पहले ओ डैश पी था, आप यहां देख सकते हैं, अब इसको चेंज कर दिया। और वेक्टर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये ट्रायंगुलर मेथड से हम किसी वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, ओ पी वेक्टर माइनस ओ डैश पी वेक्टर, तो पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को मिलाते हुए ये वेक्टर बना देते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट होता है इन दोनों वेक्टर्स का। और ये रिजल्टेंट कितना आया, ओ डैश वेक्टर। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ओ डैश वेक्टर आ गया। इस प्रकार हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया और इससे पता चला कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस वेक्टर के अलोंग आएगा, इस वेक्टर के अलोंग, इसके अलोंग। यानी कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर पी पॉइंट पर पता करनी तो ओ डैश वेक्टर के अलोंग ही आएगी, यानी ओ डैश वेक्टर के पैरेलल आएगी। इस पॉइंट पर पता करनी हो सपोज इनसाइड द कैविटी, तो ओ डैश के पैरेलल। इनसाइड द कैविटी अगर इस पॉइंट पर पता करनी हो, ओ डैश के पैरेलल। इनसाइड द कैविटी अगर इस पॉइंट पर पता करनी हो तो ओ डैश के पैरेलल। तो ये सब इनसाइड द कैविटी अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी हो तो कितनी आएगी, 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन याद रहे ओ डैश के पैरेलल। मैंने आपको फिगर से दिखाने की कोशिश की थी। स्पेशल केस कुछ ले लेते हैं। अगर ये कैविटी मान लीजिए इसके ऐसे एक कॉर्नर पे ना होके, अभी ये तो अनसिमेट्रिकल है, जस्ट इसके बीचों बीच होती, यानी कि पूरा ऐसे सिमेट्रिकली, जैसे कि मैंने नीचे स्पेशल केस ले रखा है, जो कैविटी है इस पूरे सॉलिड स्फीयर के जस्ट बीचों बीच कैविटी होती, तो हम लोग वही रो और माइनस रो वाले मेथड से इसको अगर सॉल्व करते तो आप देख सकते हैं कि जो बड़े वाले यानी येलो वाले सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर है ओ, और जो कैविटी का सेंटर है ओ डैश, वो दोनों सेम आ गए, एक ही पॉइंट पर आ गए। यहां पर ओ भी यही है और ओ डैश भी यही है, तो ओ डैश वेक्टर के बीच का डिस्टेंस तो कुछ रहा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ओ डैश वेक्टर जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। यानी कि ओ डैश जब ये पूरा जीरो हो गया, जब ये पूरा जीरो हो गया तो हमारा ये भी पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। कब? इस केस में, इस स्पेशल केस में। तो आप देख सकते हैं अगर ये सिमेट्रिकल पूरा रहेगा तो ये जीरो हो जाएगा। और आप, मैंने यहाँ स्पेशल केस ऐसे भी ले रखा है, आप ओ डैश से भी समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रो as a function of r is given as rho equals to 3r की पावर 4, find electric field as a function of r। ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को करना है। यहां पर जो रो है वो अब की बार कांस्टेंट नहीं है, वो r के फंक्शन में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ r वेरिएबल है रो हमारा, यानी कि हर एक पॉइंट पर रो की वैल्यू r पे डिपेंड करेगी। जैसा जैसा r बदलेगा रो की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमें r के ही टर्म में लानी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें, आप मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लेते हैं P पॉइंट, इनसाइड यहां पर एक P पॉइंट ले लेते हैं और P से एक गाउसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। डॉटेड डॉटेड मैंने गाउसियन सरफेस बना रखी है और स्मॉल r दूरी पर ये गाउसियन सरफेस मैंने ले रखी है। और यहां पर जो रो है वो 3r की पावर 4 है, यानी इतने पर तो ये रो कांस्टेंट है। फाइन, ओके। तो यहां पर एक मैंने स्मॉल फ्रेगमेंट कट कर लिया P पॉइंट पर, जिस पर इसके सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग जा रही है, एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग जा रहा है, cos 0 हो गया। एक और इसमें स्मॉल फ्रेगमेंट कट कर लिया इसी गाउसियन सरफेस पर, यहां पर भी सेंटर से इसको मिलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रही है, एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो E डॉट dA वेक्टर जो है E dA cos 0 हो जाएगा, और जो dA है वो 4 पाई r स्क्वायर रख दिया, क्योंकि ये गाउसियन सरफेस जो मैंने बना रखी है उसकी रेडियस है स्मॉल r, तो 4 पाई स्मॉल r
स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया होता है। अब यहां पर जो पूरा क्वेश्चन है समझने वाला वो क्यू इन क्या है, यानी कि इसके अंदर चार्ज कितना क्लोज होगा। जैसा कि आप जानते हैं रो वेरिएबल है तो किसके अंदर चार्ज भी हमारा वेरिएबल होगा। तो बात कर लेते हैं इसके अंदर चार्ज कितना होगा। चार्ज को इंटीग्रेट कर देंगे हम। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, अगर हम इसको पूरे इंटीग्रेट कर देंगे इसके अंदर कितना चार्ज होगा। येलो कलर का चार्ज अलग है और हम लोग केवल उतना चार्ज निकालना चाहते हैं जो कि स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर पर आता हो। हम लोग पूरे क्यू पर इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग क्यू इनक्लोज पर इंटरेस्टेड है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना आ रहा है ये हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, मानते हैं कि इस गॉसियन सरफेस पर चार्ज अलग अलग होगा। सपोज करिए इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा, इस पॉइंट पर अलग होगा चार्ज। तो अलग अलग चार्ज अलग अलग पॉइंट पर इनसाइड द गॉसियन सरफेस अलग अलग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनसाइड द गॉसियन सरफेस स्मॉल एक्स रेडियस का एक रिंग कट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर से, जिसको मैं अभी रेड रेड कर रहा हूं, एक स्मॉल एक्स रेडियस का एक और स्फीयर कट कर लिया। ये रिंग नहीं है, एक स्फीयर है, इसको कट कर लिया। इन छोटे छोटे स्फीयर से मिलकर ही हमारा ये गॉसियन सरफेस बनेगा, जिसकी स्फीयर स्मॉल आर रेडियस का जो स्फीयर है वो बनेगा। स्मॉल एक्स जो हमने एक अपना स्फीयर काटा हुआ है उस पर जो रो है वो 3x स्क्वायर होगा। ये कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि बहुत ही थिन हमने ये ले रखा है। अगर ये थोड़ा मोटा होता तो हम लोग इसको 3x स्क्वायर ना लेते, रो को वेरिएबल मानते। लेकिन यहां पर रो 3r स्क्वायर है। जब r रेडियस का स्फीयर बनाएंगे तो r को r रहने देंगे, लेकिन जब x रेडियस का स्फीयर बनाएंगे तो r की जगह पर x रख देंगे। और ये बहुत थिन के लिए वैलिड है। अगर ये थिन ना होके, ये जो हमने ऐसा बनाया हुआ है ये बहुत थिन है, ये जो हमने ऐसे कट करा है स्मॉल x का, ये बहुत थिन है। अगर ये जो काफी थिन है, काफी थिन है, ओके, काफी थिन है। अगर ये काफी थिक होता, मोटा होता, तो हम लोग यहां पर रो को ऐसे ना लिखते 3x की पावर 4। तो यहां पर जो रो है उसको हमने लिख दिया 3x की पावर 4, और यहां पर जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोगों ने 4 पाई x स्क्वायर मान लिया। इसको रो ही रो को ऐसे रो लिख दिया वैल्यू, और जो इसका सरफेस एरिया है वो 4 पाई x स्क्वायर लिख दिया। आप लोग सोच रहे होंगे रो के बगल में तो वॉल्यूम लिखते हैं, आपने यहां सरफेस एरिया क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो रिंग है ये बहुत पतली है तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम लगभग लगभग सेम है। ओके, जो हॉलो स्फीयर है या एक्स रेडियस का हॉलो, हाँ स्फीयर, ये रिंग ना बोलिए, इसको हॉलो स्फीयर बोलिए, तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम लगभग सेम है। 4 पाई x स्क्वायर रखेंगे क्योंकि x रेडियस का स्फीयर है और 3x की पावर 4 इसका रो है। ओवरऑल सॉल्व करेंगे 12 पाई बाहर आ जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। x की पावर 7 अपॉन 7 आ जाएगा, 7 बाहर कर लिया, 0 से r लिमिट चढ़ा दी, क्योंकि ये जो हमने स्मॉल x रेडियस का स्फीयर बनाया हुआ है ये छोटा, कम से कम 0 रेडियस का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल R रेडियस का हो सकता है। ओवरऑल ये हमारा आंसर आ गया 4 पाई बाई 7 स्मॉल r की पावर 7। अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, अभी हमारा एक Q इन आया है कि इस स्मॉल r रेडियस के स्फीयर पे कितना चार्ज क्लोज है, उसको हम लोग यहां पर रख देंगे। E 4 पाई r स्क्वायर Q इन की जगह अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो चल ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे सबको डिवाइड करके। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन नहीं है, एक प्रकार का डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अगर हमारा कोई एक लाइन चार्ज होता है इनफाइनाइटली लेंथ का, ये हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखा है
इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउस के हेल्प से इसको फिर से निकालते हैं। इनफाइनाइट लाइन अगर हमारा चार्ज है, उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमको लैम्डा गिवन है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये जो इनफाइनाइटली लेंथ का वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एक फाइनाइट लेंथ का यानी एल लेंथ का एक इस गाउसियन सरफेस ले लिया, और ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानी हुई है, स्मॉल एल लेंथ का ये सिलेंडर है। ऐसा इसलिए किया है जिससे कि हम लोग इसको इस मतलब यूनिफॉर्मली शेप के गॉसियन सरफेस से घेरा हुआ मान लेंगे, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहां पर 3 एरिया दिख रहे हैं। एक ये मैंने एरिया मान रखा है स्मॉल फ्रेगमेंट, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रही है, एरिया बीसी के इक्वल है। यहां पर एरिया वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है। रेडियली आउटवर्ड तो नहीं कह सकते, हाँ रेडियली आउटवर्ड कह सकते हैं। और एरिया वेक्टर इससे जस्ट ऐसे नॉर्मल डाउनवर्ड जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है। सिमिलरली यहां पर भी 90 है। तो 3 सरफेसेस मान ली छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट का, एक ये कर्व्ड पार्ट, और ये ऊपर टॉप का सर्कुलर पार्ट, और ये बॉटम का सर्कुलर पार्ट। फाई 1 फाई 2 फाई 3 कर लिया। फाई 2 और फाई 3 ये सर्कुलर पार्ट की वजह से फ्लक्स है, और ई डी ए 2 और डी ए 3, ये डी ए 2 है और डी ए 3 है, ये cos 90 0 0 हो जाएंगे। और यहाँ कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है सिलेंडर का, तो 2 पाई आर एल हमने रख दिया, क्योंकि ये जो सिलेंडर की लेंथ ले रखी है वो एल है, एल लेंथ का सिलेंडर है। ओके, तो यहां पर जो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्यू हमारा होता है लैम्डा इंटू एल। एल लेंथ पर कितना चार्ज इंक्लोज्ड होगा? लैम्डा एल। तो क्यू इन की जगह पर हम लोगों ने रख दिया लैम्डा एल, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई 2k लैम्डा अपॉन आर, जो कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंड्रिकल सेल, अगर हमारा कोई सिलेंड्रिकल सेल है, खोखला सिलेंड्रिकल सेल, वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ तक गया हुआ है, इसके टर्मिनल्स नहीं पता है, तो उसकी वजह से सिलेंड्रिकल सेल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी? तो यहां पर 3 पोजीशन हो सकती हैं। उस जो खोखला हमारा सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल सेल है, उस पर चार्ज है, येलो कलर से मैंने चार्ज को दिखाया हुआ है। इसके अंदर एक किसी पॉइंट पर स्मॉल आर मैंने एक पॉइंट ले रखा है, इसकी एक्सिस से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट ले रखा है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। और इसके बाहर एक पॉइंट लेंगे स्मॉल आर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे, इसकी सरफेस पर। तीनों ही जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ये जो इनफाइनाइटली हमारा सिलेंड्रिकल सेल है, इसकी रेडियस हम लोगों ने कैपिटल आर मान ली है, और इसके अंदर एक स्मॉल आर रेडियस का और इसकी एल स्मॉल एल लेंथ का एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। फाइन, बात करते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी स्मॉल आर डिस्टेंस पर, इसकी एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर। आपको पता है इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। ओके, अब आप देख सकते हैं चार्ज येलो येलो पोर्शन में है, इसके अंदर व्हाइट में एक भी चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो क्यू इनक्लोज्ड हमारा 0 आ गया, और जब ये 0 हो गया तो जितना पोर्शन अभी हम लोगों ने ऊपर किया था, 3 सरफेस कट किए थे, एक यहां पर कट किया था ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई हुई थी, एक यहां पर कट किया हुआ था एरिया वेक्टर ऐसे किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके जस्ट नॉर्मल थी, यहां पर भी ऐसे जस्ट नॉर्मल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो ऐसे है, और यहां पर एरिया वेक्टर भी इसी साइड है, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो ऐसे 2 पाई आर एल हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 ही आएगी, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड 0 है, यानी कि व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगी, यानी
सिलेंड्रिकल शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। अगर हम इसी स्मॉल r पॉइंट को इससे बाहर ले लें तो आप जानते हैं बाहर लेने पर हम लोग जो गाउसियन ये जो बनाएंगे रेड कलर का सिलेंडर जिसकी रेडियस स्मॉल r है, आप देख सकते हैं कि यार स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, इसकी लेंथ हमारी कैपिटल L स्मॉल l है। अब क्या इसके अंदर चार्ज इंक्लोज्ड है और वो कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, जैसा कि आप जानते हैं इसकी L लेंथ है और स्मॉल r रेडियस है, तो इस सिलेंडर का जितना भी कर्ड सरफेस एरिया है उस कर्ड सरफेस एरिया के बराबर हमारा चार्ज इंक्लोज्ड होगा। आप जानते हैं सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एल। ओके, यहां पर हमने स्मॉल आर क्यों नहीं रखा, आप जानते हैं चार्ज तो येलो येलो पोर्शन में ना, तो येलो वाले पोर्शन में चार्ज होगा यानी कि इसके अंदर चार्ज होगा, बट यहां पे तो चार्ज है नहीं व्हाइट वाले पोर्शन में, इस व्हाइट पोर्शन में चार्ज नहीं है, चार्ज केवल इतने तक है, इतने पोर्शन तक चार्ज है, इतने पोर्शन तक चार्ज है, कैपिटल आर रेडियस के सिलेंडर पर चार्ज है। तो हमने जो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एल रखा है वो स्मॉल आर एल में कन्वर्ट नहीं होगा, और जो फ्लक्स वाले 2 पाई आर एल है वो इस सिलेंडर का हम लोगों ने एरिया माना हुआ है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई स्मॉल आर एल होगा। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा आर अपॉन स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको याद करना है, कैसे आया इसको आप समझ ही सकते हैं, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला आएगा। इसको ग्राफिकली देख सकते हैं, जब कैपिटल आर की वैल्यू हमारी स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी, आप यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू जब कैपिटल आर के बराबर कर देंगे तो इसकी जगह आप कैपिटल आर रख सकते हैं, आर से आर कट जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यहाँ से इसके बाहर जैसे जैसे आर आप बढ़ाते जाएंगे आप देख सकते हैं ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, बट इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं हो रही है, इस वजह से ग्राफ नहीं प्लॉट हुआ है। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड सिलेंडर देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने सिलेंड्रिकल शेल पर देखा था, अब सॉलिड सिलेंडर देख लेते हैं। याद रहे सॉलिड सिलेंडर पर अंदर चार्ज होगा, हॉलो सिलेंडर पर या सिलेंड्रिकल शेल पर अंदर चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं थी, बट यहां पर स्पेशल केस होगा, यहां पर चार्ज होगा, और वो चार्ज कितना होगा ये हम लोग निकालेंगे इसके अंदर एक स्मॉल आर रेडियस और स्मॉल एल लेंथ का सिलेंडर कट करके, और इस पर कितना चार्ज होगा ये हम लोग निकालेंगे सिग्मा इंटू सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर जो हमने बनाया हुआ है गॉसियन सिलेंडर, इसका होगा पाई आर स्क्वायर एल। जैसा कि आप जानते हैं सिलेंडर का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एल होता है। ओके, आप सोच रहे होंगे 2 पाई आर एल होता है, ये क्या बता रहे हैं। पाई आर स्क्वायर एल मैंने इसलिए रखा, एक्चुअली ये इसका वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि इस पूरे वॉल्यूम पे हमारा चार्ज कितना होगा हमें वो याद करना है। मैं इसको लाल लाल कर देता हूं पेंट, इस पूरे ही वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, सरफेस एरिया नहीं है, इस पूरे ही वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा ये पता करना है। ओके, इस पूरे ही वॉल्यूम पे चार्ज कितना ये पता करना है। तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एल, और आर जो होगा वो स्मॉल आर ही होगा। इस पर कितना चार्ज होगा वो इस पे वॉल्यूम इनटू रो करके हम लोग निकाल लेंगे। रो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में सिग्मा गिवन था, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, और 2 पाई आर एल तो हमें पता ही था, डिवाइड कर देंगे तो रो इस आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। और जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों को वही पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल रखना होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो केवल इतने पोर्शन में आ रहा है, इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन में ही चार्ज आ रहा है, इतने पोर्शन में ही चार्ज आ रहा है, इतने पोर्शन में ही चार्ज आ रहा है। ये वाइट वाले पोर्शन में चार्ज इसके नहीं आएगा, मतलब इससे चार्ज आ रहा है इतने में।
ये वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा इतना, ये वाले पोर्शन में नहीं होगा, यहाँ वाले पे नहीं होगा। तो हम लोगों को जो इसका वॉल्यूम रखना है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल रखेंगे जिस पर चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं। ओके, तो इसका भी फॉर्मूला आया रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये बाहर होगा। तो यहाँ पर ग्राफ से आपने पता किया अंदर जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि बाहर 1/r करके है। 1/r आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r पे डिपेंड करे, जबकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं यहाँ r इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनी। ग्राफ आपको पता होगा जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, जबकि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती तो ऐसा पैराबोला टाइप बनता है। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं एक्चुअली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, अगर हम लोग एक चार्ज शीट ले लें उस पर चार्ज ऐसे इनफाइनाइटली मान लें डिस्ट्रीब्यूट है, ये चार्ज लेंथ ऐसे ऊपर तक इनफाइनाइट लेंथ तक फैली हुई है और ऐसे इसके अलोंग भी खूब सारी डिस्ट्रीब्यूट है, फैली हुई है। इस पर हम लोग एक गाउसियन सरफेस मानेंगे। कैसे? एक सिलेंडर मान लेंगे जो इसको कट करता हुआ जा रहा है। जैसे शीट पर हम लोग कोई एक गरम गरम रॉड ऐसे इंसर्ट कर दें तो वो रॉड ऐसे गड्ढा करता हुआ इसको इसे कट कर देगा। ओके, और ये गड्ढा जो होगा कट करेगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसे आउटवर्ड जा रही होगी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे आउटवर्ड जा रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह जा रही होगी, ऐसे स्प्रेड हो रही होगी पूरी, कुछ इस प्रकार ऐसे स्प्रेड हो रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शीट से ऐसे कुछ स्प्रेड हो रही होगी ऐसे। तो जब ये स्प्रेड हो रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। E a cos 0 हो गया, जबकि ये वाला जो कर्ड है उस पर एरिया वेक्टर से ऊपर की ओर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया। कर्ड वाले की वजह से 0 हो जाएगा। और Q इनक्लोज्ड कितना है? इतनी शीट पे जो मैंने रेड कलर का पोर्शन दिखाया हुआ है इस पे कितना चार्ज आ रहा है वो होगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन थी, ए इसका एरिया है, इतना जो सर्कुलर एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, क्योंकि 2EA आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ए से ए कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ओके, और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे होगी, डायग्राम में भी बताया हुआ, मैंने इसको दिखाया भी था, कुछ ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ ऐसे। ओके, की पॉइंट देख लेते हैं। गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज। द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। सबको पता है गाउसियन सरफेस बोलते हैं। वी मे चूज एनी गाउसियन सरफेस एंड अप्लाई गाउस लॉ। हम गाउसियन सरफेस किसी भी शेप एंड साइज की बना सकते हैं, लेकिन याद रहे अगर लीनियर हमारी कोई शेप है तो उस पर गाउसियन सरफेस सिलेंडर होता है, कोई पॉइंट है तो उसका गाउसियन सरफेस स्फेरिकल होता है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट पर स्फेरिकल गाउसियन सरफेस बनाते हैं, और लीनियर ऑब्जेक्ट पर हम लोग सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस बनाते हैं। और अगर कोई लाइंस हैं तो उस पर हम लोग कुछ शीट बनाते हैं, शीट यानी कि ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ शीट की तरीके हम लोग गाउसियन सरफेस बनाते हैं। डोंट लेट द गाउसियन सरफेस पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। किसी भी डिस्क्रीट चार्ज से हम लोग गाउसियन सरफेस नहीं पास करते हैं, यानी कि गाउसियन सरफेस जो बनाते हैं उस सरफेस पर कभी भी कोई चार्ज लाई नहीं करना चाहिए। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज इज नॉट वेल डिफाइंड एंड द लोकेशन ऑफ एनी चार्ज as we go close to the charge, the field grows without any bound. The Gaussian surface can pass through a continuous charge distribution. ये भी आपको पता होगा continuous charge distribution ही होता है। Gaussian surface के से जो electric field intensity निकलती है वो पूरी continuously निकलती है। Gauss law is often useful for easy calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry. जब symmetry होती है तो हम लोगों को Gauss law की हेल्प से काफी इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में हेल्प मिलती है। इसका एक पॉइंट था।
तो इस प्रकार हम लोगों ने गाउस लॉ आज खत्म कर लिया है। आपको इसके ढेर सारे क्वेश्चन लगाने होंगे, मैं इसके लिए आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं पीडीएफ अपलोड होता नहीं, इसके लिए मैं एक साइट पर वर्क कर रहा हूँ। जल्दी आपके सामने एक साइट होगी जिस पर मेरे सारे पीडीएफ अपलोड होंगे। तब तक के लिए आप प्रेफरेंस जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उनको आप लगाइए। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। बाकी जो वीडियो आपको अच्छा लगा उस पर कमेंट कीजिए, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।